नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा और प्रोग्राम बिग डिबेट। साल 2022 के बिग डिबेट के आखिरी एपिसोड में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने सारे उन दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पूरे साल हमारी बिग डिबेट को देखा और 2022 का ये आखिरी एपिसोड देख रहे हैं। इसलिए आज हम इस बिग डिबेट में बहुत कम, पहली बार एक ऐसी अप्रोच के साथ बात करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच। अक्सर चैनलों पे जब डिबेट हुआ करती हैं तो बड़ी नेगेटिव अप्रोच के साथ हुआ करती हैं, लेकिन आज हम इस आखिरी एपिसोड में साल के बिग डिबेट करने जा रहे हैं उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि नया साल शुरू होने वाला है। नए साल के क्या संकल्प होंगे, क्या सियासत होगी, क्या सीमाएं होंगी और इसीलिए उन सीमाओं के परे जाकर के किस तरह से काम होगा, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, अपनी नई योजनाएं क्या होंगी, नए संकल्प क्या होंगे, नई समीक्षाएं क्या होंगी, नई शिखर पर ऊंचाइयां छूने की दोनों कोशिश करेंगी। वो हमसे बात करेंगे, साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार होंगे, विश्लेषक होंगे और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे ताकि मध्य प्रदेश का आने वाला 2023 सियासी अंदाज में, सामाजिक अंदाज में एक बेहतर मध्य प्रदेश को हमको सबको मिलकर बनाना है और उसी सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उनसे बातचीत शुरू करूं उसके पहले देखिए हमारे साथी अतुल पाठक की ये छोटी सी रिपोर्ट। आरंभ है प्रचंड 2023 का रण, जीत का प्रण, नया साल, सियासी संकल्प, न्यू ईयर किसको फेयर, एक साल बेमिसाल, चुनावी चाल, जीत का प्रण, प्रचंड रण। नया साल दस दे रहा है। 2023 उम्मीदों का साल है। सियासत भी उम्मीदों पर चलती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। बीजेपी को भी लगता है नया साल उसके लिए 2018 से अलग होगा। जीत, जीत और जीत, यही मूल मंत्र बीजेपी और कांग्रेस के अंतर मन में गूंज रहा है। इस एक साल में शुरुआती 9 महीने अहम हैं। चुनावी संकल्प के बीज बोने से लेकर जीत और हार के सृजन तक संघर्ष, दावे और वादे हैं, बैठकें हैं, रणनीतियां हैं, रैली हैं। चुनावी हवा में मंडराते वादों के हेलीकॉप्टर हैं। चुनावी दंगल में उतरने वालों के लिए नामांकन से लेकर नतीजे आने का काल प्रसव पीड़ा से कम नहीं होता। इस पीड़ा से निकला परिणाम किसके आंगन में किलकारी होगा, किसका आंगन उम्मीदें टूटने से मायूस होगा, इसका सबको इंतजार होगा। नतीजे अभी दूर हैं, लेकिन राजनीति में परिणामों से पहले हार कौन मानता है? तो दोनों ही दल के दावे भी जीत के ही हैं, संकल्प भी जीत का ही है। कमलनाथ जी के जो हमारे 15 महीने के कार्यकाल थे और लगातार हम बोल रहे हैं कि जो वचन हमने पिछले चुनाव में रखे थे 2018 में, उसको अक्षरशः पालन हम लोग हमारी सरकार आने पे करेंगे। और गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी और अगली बार 200 पार का नारा साकार नारा साबित होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। ये साल सियासी रण का साल है। ये साल बीजेपी और कांग्रेस के प्रण का साल है। साल के शुरुआती में ना किसी के पक्ष में हवा है, ना कोई आंधी है। सियासी मैदान में ना कांग्रेस को कमलनाथ से चमत्कार की उम्मीद है, ना बीजेपी को शिवराज में अब वो चमत्कारी नेता दिखाई देता है। माहौल शांत है, लहरें खामोश हैं, सिर्फ जीत का संकल्प है। सर्वे कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, परिवर्तन की कोई आहट नहीं है। सियासी पंडित वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हवा में तैर रहे हैं तो वादे और सिर्फ दावे। देखें क्या होता है नए साल में सियासत के मैदान में। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। बदलते मौसमों का फिर वही सिलसिला होगा, नया होगा तो इतना कि कैलेंडर नया होगा। जमी रहने दो रिश्तों पर बर्फ सी चादर, कल सूरज फिर निकलेगा तो मौसम फिर गुनगुना होगा। मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर रहे और अच्छे कवि विजय बाते की गज़ल का ये मतला बहुत सारी बातें अपने आप कह देता है। हम बहुत सारी उम्मीदें जताते हैं, बहुत सारे प्लान करते हैं, हर साल नया साल बनाते हैं और बहुत सारे सपनों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन इस बार का नया साल मध्य प्रदेश के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश का फैसला होना है, 2023 का चुनाव होना है और इसीलिए मैंने आपसे कहा इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव बात लाना चाहते हैं समाज के सामने, प्रदेश की जनता के सामने। इसलिए आज हमने बड़े पॉजिटिव ढंग में चर्चा शुरू की है और
ताकि ये यादगार बन जाए, क्योंकि एपिसोड जो है आज हमारा ये बिग डिबेट का इस साल का आखिरी एपिसोड है और नया साल शुरू होने वाला है। तो आज इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव चर्चा करनी है, और इसीलिए दोनों खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, दोनों खास मेहमान हमारे जो पॉजिटिव एंगल से बात करते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ बात करते हैं, उनको हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया। और साथ ही मेरे साथी संदीप पौड़िक तो हमेशा पॉजिटिव बात ही करते हैं, जब सजेस्टिव बात करते हैं और जब विश्लेषण करते हैं तो उनके विश्लेषण में बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो किसी भी दल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए बड़े फायदेमंद हो। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसलिए सबसे पहले मैं, चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं राकेश जी, सबसे पहले राकेश जी से बात करूंगा। राकेश जी, अब की बार 200 पार का नारा आपने दिया है, 2023 शुरू हो रहा है, क्या मान के चलें कि मध्य प्रदेश में कोई अच्छा, जितने आरोप प्रत्यारोप आप पर लगते आ रहे हैं उससे बेहतर होकर अगले आने वाले 6 महीने 7 महीने में आप परफॉर्म कर पाएंगे ताकि आपका नारा सार्थक साबित हो सके? राकेश जी। देखिए अजय जी, नया साल आता है, हर व्यक्ति नई उम्मीदें, नए उमंग लेकर निकलता है जी, नए प्रण लेकर निकलता है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक कटनी में जो आयोजित की गई थी, उसमें एक नया प्रण लिया पार्टी ने कि अब की बार 200 पार। अजय जी, जो लोग ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रह जाएगा, उन्हें अभी चंद दिन पहले मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य गुजरात का परिणाम देखना चाहिए। लगातार 27 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 7 वर्ष से वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पॉलिटिकल पंडित कहते थे कि साहब बहुत लंबा समय हो गया पार्टी को सरकार में रहते हुए, एंटी इंकम्बेंसी लागू होगी, वहाँ सरकार की खिलाफत हो रही है, लोग नाराज़ हैं। पर आपने परिणाम देखा कि भारतीय जनता पार्टी 154 स्थानों पर विजय हुई जी। जो आज तक आंकड़ा हमने कभी प्राप्त नहीं किया था। हमने 150 का नारा दिया था वहाँ कि अब की बार 150, वहाँ हम 154 सीटें लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको जनता को विश्वास है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आप अगर आरोपों की बात करें तो अभी चंद दिन पहले विधानसभा में एक अविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी लाई। एक आरोप नहीं लगा पाई पूरी कांग्रेस पार्टी। आप देखिए पहले दिन कितनी कांग्रेस गंभीर थी कि कमलनाथ सदन से गायब थे। दूसरे दिन की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब थे। राकेश भाई, मैं क्षमा प्रार्थना के साथ आपसे बात करना चाहता हूं कि हम बात कर रहे थे कि ठीक है, ये सब बातें तो लगातार हम करते आ रहे हैं, हर डिबेट में बात करते हैं। अगला आपके पास जो कम समय बचा है तैयारी के लिए, मुश्किल से 6 महीने, क्या मध्य प्रदेश को एक कोई अच्छा संकल्प कि हम ये करेंगे ताकि मध्य प्रदेश जो अब तक नहीं हुआ वो हो पाएगा? कोई बीजेपी नया संकल्प आपका अब की बार 200 पार के अलावा कोई संकल्प होगा नए साल में? देखिए, हमने जो सरकार हमारी मध्य प्रदेश में चल रही है जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो जननायक है, विकास पुरुष है, भगवान के वरदान है, उनने एक बात पार्टी के सामने रखी कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके लिए पार्टी के कुछ समर्पित कार्यकर्ता मुझे उपलब्ध कराए जाए। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार जो जनहितैषी कार्य कर रही है उसकी मॉनिटरिंग करें और कहीं कमी पेशी दिखाई दे तो उसको सरकार के संज्ञान में लाए, जिससे कम से कम और बेहतर कैसे काम किया जाए। आज देखिए कि मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हो गए हैं जहाँ पूर्णतः नल जल योजना लागू हो गई है। देश में कई ऐसी चीज़ें जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास की बात कर ली जाए या आप नल जल योजना की बात कर ली जाए, ऐसी कई योजनाएं जो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ रहा है। इन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएगा कि आपके हित में हमारी सरकार क्या काम कर रही है और आप सरकार से जुड़िए। मुझे लगता है अभी जो पिछले चुनाव के परिणाम आए, कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि, शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व और मजबूत कार्यकर्ता जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहलाते हैं मध्य प्रदेश के, उनके बल पर हम आगे बढ़े हैं और हमारा संकल्प भी आगे और पूरा होगा। जितेंद्र भाई, राकेश जी ने तो बता दिया अपना, और मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है कांग्रेस को बड़ी चुनौती है क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं और तमाम जो पिछले 18 साल 20 साल से सरकार चली आ रही, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द, जैसा गुजरात का रिजल्ट आया, तमाम रिजल्ट आए, कई बार नहीं लगता, हालांकि हिमाचल को देख के लगता है, पर हिमाचल की कहानी अलग हो जाती है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या कांग्रेस के पास नया संकल्प होगा? कैसे चुनाव की प्लानिंग होगी? जनता को लगे कि आप अब बेहतर कर पाएंगे। त्रिपाठी जी, आज नववर्ष की संध्या पर हम लोग बैठे हैं जी। अब आपके हमारे बीच में संपर्क नए साल में होगा जी। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल निश्चित तौर पर बेहतर होगा। जिस तरह की बीमारी, महामारी, जिस तरह की अव्यवस्थाएं पिछले सालों में देखी हैं, आने वाला साल उन सब चीज़ों से हमें दूर रखेगा।
त्रिपाठी जी, नए साल और नए संकल्प का जहाँ तक सवाल है जी, हमें जितना भी मौका मिला सरकार में आने का भी, उसमें हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को जी। और आने वाले साल में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो वृद्धावस्था की पेंशन को बढ़ाना चाहिए, वो विधवा पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम उन बेसहारा लोगों का जीवन यापन में कुछ तो सरकार सहयोग कर सके, इसके लिए हम लगातार काम करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊपर एक कलंक है कुपोषण का, उसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है। उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक चीज देखी गई है कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाता है। बहुत सारे उद्योगपति बाहर चले जाते हैं, लेकिन किसान जिसके पास ना पासपोर्ट होता है ना उसका 1 रुपए का कर्ज माफ करने की सरकारें सोचती हैं। उस दिशा में काम किया है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का किसान कर्ज मुक्त होगा और नए सिरे से कृषि उपज का काम करेगा। संदीप जी, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना और लगातार हम लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि दोनों पार्टियों के विजन में, उनके प्लान में नए साल के साथ कुछ नया है, या सिर्फ वही जो ढर्रे पे चला रहा था उसी के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं? संदीप भाई। देखिए अजय जी, नया साल संभावना और उम्मीदों का साल तो होता है, कोई भी नया साल जब शुरू होता है। इस बार भी संभावना और उम्मीद तो दोनों राजनीतिक दलों को होगी कि सत्ता उनके हाथ में होगी। बीजेपी के पास है, वो चाहेगी कि सत्ता उसके पास बनी रहे। कांग्रेस है, वो चाहेगी सत्ता हासिल कर ले। दोनों प्रवक्ताओं की बात ये संदेश तो दे रही हैं कि दोनों दलों की रुचि आम गरीब जनता के हितों पर काम करने की है। अगर वाकई में ये दल इस दिशा में काम करते हैं तो एक सुखद संदेश होगा। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक दल वो काम नहीं करते, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए अजय जी, वो रफ्तार नहीं होती। हम ये बार बार कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो कि ये हमने काम 5 साल में तय किया था। मैं ये कहता हूं सत्ता आपके पास होती है, आप जो पहली प्राथमिकताएं हैं या जरूरत है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, परिवहन है, इन पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत होती है, जो तुरंत दिखती हैं, जिसका लोगों को तुरंत लाभ होता है। फिर आपके साथ किसान जो गरीब हैं, योजनाएं चल रही हैं। मेरा यह मानना है कि अगर इन राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति हो, यह भी मैं नहीं कहता कि इन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन उस इच्छा शक्ति को और प्रबल होना चाहिए। उन्हें योजनाओं में रफ्तार लानी चाहिए। 5 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हम देखते हैं कि शुरू साल में हो सकती हैं, लेकिन वो 5वें साल तक पूरी नहीं होती। तो क्या जनता को सिर्फ लुभाने के लिए, भरमाने के लिए आप वादे कर देते हैं और अंत के साल तक इंतजार करते हैं? आप देखिए कि जिस साल का अंतिम साल होता है उस समय राजनीतिक दलों की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, फैसले लेने की प्रक्रियाएं बड़ी तेज हो जाती हैं। संदीप, मैं टोकना चाहूंगा, कई बार ऐसा नहीं लगता कि उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि उम्मीदों का आसमान बहुत ऊंचा होता है। वादे तो कर लेते हैं पर उम्मीदों का आसमान इतना ऊंचा होता है कि उस तक पहुंच पाना किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़ा असंभव हो जाता है। आपकी टिप्पणी? मैं वही कह रहा हूं अजय जी, आप वो सपने दिखाते ही क्यों हैं? बिल्कुल सही। मेरा यह मानना है कि आपको सच्चाई से बात करनी चाहिए, जो सच में आप कर सकते हैं। सरकार का जो बजट होता है वो आप पूरी कर सकते हैं, उन चीजों को पूरा वादे करने चाहिए। जनता को अगर आप दिखा देंगे कि हम तारे तोड़ लाएंगे तो अपेक्षा करेगा कि तारा जल्दी से टूट जाए। तो आप ऐसे वादे मत करिए। मेरा यह मानना है कि अगले साल चुनाव है, दोनों राजनीतिक दलों को वो वादे करने चाहिए जो वो जल्दी और समय में पूरा कर ढंग से काम कर सकते हैं। राकेश जी, बहुत अच्छी बात संदीप जी कह रहे हैं कि आप स्वाभाविक रूप से आपने बहुत काम किया, पर टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां इसलिए होती हैं कि बहुत सारे काम नहीं हो पाते। पीछे से काम, वो ये कहा गया ना कि आगे पाठ पीछे सपाट होता जाता कई बार। क्या 2023 के चुनाव में आप ऐसी कोई प्लानिंग के साथ आएंगे जो लगे जनता को कि हाँ ये आप सच में पूरा कर देंगे? राकेश जी। देखिए संदीप भाई हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा जी। निश्चित रूप से देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, वो विकास चाहती है और उसकी मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो सरकार से चाहती है, इसलिए सरकार को चुनती है। मध्य प्रदेश में आप ये देखिए अजय जी कि मध्य प्रदेश में अगर हम स्कूल व्यवस्था की बात करें तो 1000 सीएम राइज स्कूल हम मध्य प्रदेश में पूरे में खोल रहे हैं। जो स्कूलों की व्यवस्था उसको बेहतर करने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। जो पुराने स्कूल हैं उनको नई बिल्डिंग उपलब्ध कराई जा रही है, उनको स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, बच्चों को लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठाया जा रहा है, वो उससे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, सड़क निर्माण की बात करें तो भोपाल से लगे कोलार में 6 लेन रोड का काम चालू हो रहा है और तेजी से बन रही है। पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, हाईवे जितने अच्छे और बेहतर बनते जा रहे हैं, लोग इसकी तारीफ करते हैं।
आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, फ्लाईओवर की बात करें तो भोपाल में ही अभी प्रस्तावित 8 फ्लाईओवर का काम चल रहा है और उसकी संख्या बढ़ने वाली है। आज भोपाल में मेट्रो का काम कितनी तेजी से चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। वर्ल्ड क्लास का स्टेशन हमने रानी कमलापति स्टेशन को बनाया। आप देखिए कि 3 बड़े बड़े हमारे बस स्टैंड भोपाल शहर में बन रहे हैं कि तीनों जगहों से जहाँ से बसें आती हैं शहर के लिए डेवलपमेंट। और दूसरी बात सर, एक सेकंड का समय चाहूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी जाए तो अभी आपने देखा 2 दिन पहले ही मॉक ड्रिल की गई कोरोना की आने वाली आहट को देखते हुए। चाइना में बहुत तेजी से कोरोना फैला तो पहले से हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, दवाई की, बिस्तरों की, ऑक्सीजन की और आईसीयू बेड की व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं। मंत्री जी समस्त मंत्री हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा कि 2-2 मिनट में 56 बेडों पर सीधे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमने किया। वेंटिलेटर बहुत जल्दी चालू हुए। सब ये एक सामान्य सी व्यवस्था है जो जनता को जरूरी है। आप देखिए कि लगातार हम लोगों को 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल उपलब्ध करा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं, आदिवासियों के घर तक हम अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार से जो बेहतर हो सकता है उससे ज़्यादा आगे बढ़ के आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो जो हमने टारगेट रखा था उससे पहले हमने उसको अचीव करके लोगों को वो उपलब्ध कराया। मैं लौटूंगा राकेश जी आपके घर पे। मैं जितेंद्र जी के पास आऊंगा, संदीप की बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले जितेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र भाई, जो वो बात कह रहे थे कि आपने एक बात बड़ी अच्छी आपकी जो मुझे लगती है व्यक्तिगत रूप से कि आपके पास टारगेट तय है कि आपने कह दिया कि सबसे पहले किसानों के लिए हम काम करेंगे। पर पिछली बार जिस तरह हुआ किसानों का मुद्दा, उस तरह की गलत फहमियाँ ना हो इस बार। क्या कोई ऐसा संकल्प लेंगे? क्योंकि आपने कर्जा माफ़ किया, विधानसभा में स्वीकार हुआ, पर जो आपने कहा था या जो किया था दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप साफ दिखाई पड़ता है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। इस बार कोई ऐसा संकल्प आप लेने जा रहे हैं ताकि जो कहें वो दिखे? जितेंद्र भाई। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर किसान कर्ज माफी का संकल्प हमारा बहुत महत्वाकांक्षी संकल्प था और उस दिशा में पहले दिन से ही हम बढ़ गए थे। देखिए, हर सरकार की कुछ परेशानियां होती है जिनको दूर करते हुए उस संकल्प को पूरा करना पड़ता है। हमने पहले दिन ये निर्णय लिया था कि किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, तो बैंकों को राशि भी उपलब्ध कराना थी, उस दिशा में काम कर रहे थे। और आखिर में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया कि कर्ज माफ हुआ है मध्य प्रदेश में। एक चीज, दूसरी चीज, गाय को लेकर के बहुत बड़ा सवाल था कि गाय की व्यवस्था कैसे की जाए। तो गायों को लेकर के गौशाला निर्माण की दिशा में काम करना बहुत बड़ा काम था उस सरकार का, त्रिपाठी जी, उसमें हमने किया। आज सवाल 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूं देने का नहीं है, आज उन हाथों को रोजगार देने का है जो महंगाई से लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, 200 रुपए दाल बिक गई, 200 रुपए तेल बिक गया, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक गया, 100 रुपए डीजल बिक गया, कैसे सर्वाइव करेगा मध्यम वर्गीय आदमी? उस दिशा में सोचना पड़ेगा आपको। आपने रोजगार के कितने साधन उपलब्ध कराए, इस दिशा में आपको बात करनी पड़ेगी, तभी तो हम ये कह पाएंगे कि हमने विकास किया है। लेकिन आज मुफ्त की चीजें देने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसको रोजगार की दिशा में प्रयास कीजिए। आज मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार करना पड़ रहा है कि रोजगार की दिशा में पिछड़ गया। मध्य प्रदेश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में सरकारी पद खाली पड़े। मैं मेरी बात पूरी हुई। मेरा ये कहना है कि आज बेरोजगारी की क्या हालत है। आप रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे तभी जाकर के मध्य प्रदेश को खुशहाली और देश को खुशहाली की दिशा में ले जाएंगे। आज मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज महंगाई आप ही देखिए, आज भ्रष्टाचार पे हम अंकुश नहीं लगा पाएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को कमजोर ही करेंगे। वादे हम कुछ भी करते रहे, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा इसको दूर करने का? इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में एक बाबू के यहाँ छापे डालिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, एक चपरासी के यहाँ छापे डालिए करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे। मैं बता रहा हूं त्रिपाठी जी, मेरी बात खत्म हो रही है। मेरा ये कहना है कि आज जो निर्माण हो रहे हैं, बैराज बह रहे हैं, सड़कें बह रही, पुल बह रहे हैं, इनकी निगरानी की दिशा में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में सफल होंगे। मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। राकेश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं पहले दोनों ये कहता हूं कि संदीप भाई ने जो बात कही थी, मैं उस मुद्दे पे दोनों मेहमानों का प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो उन्होंने कहा था कि आपको सब पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। राकेश जी आपको भी पता है, आपको भी पता है। आप जब चुनाव में जाते हैं, संकल्प लेते हैं तो बहुत सारी घोषणाएं कर डालते हैं, और जब सत्ता में आते हैं, जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल कंडीशन ये थी, और राकेश जी आप भी वही कि 1 लाख नौकरियां आप कब देने जा रहे हो, जो आपकी सरकार बिल्कुल
आखिरी दौर पे खड़ी है। आप सीएम राइजिंग स्कूल कब खोल रहे हो, इस बार जब बिल्कुल सब कुछ आखिरी दौर में। तो मेरा वही सवाल था जो संदीप भाई ने मुद्दा उठाया कि आप वो संकल्प जनता के सामने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ रखने में क्या दिक्कत आती? पहली टिप्पणी राकेश जी की, फिर जितेंद्र पे आऊंगा। देखिए त्रिपाठी साहब, सबसे पहले तो 1 लाख नौकरी की जब बात की जाती तो 79,000 लोगों की भर्ती के मौके निकले हैं और लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 18,000 शिक्षकों को तो हमने जम्बूरी पे ही आपने देखा प्रमाण पत्र बांटे। उसके बाद 6,000 अभी पुलिस की जो भर्ती हुई उसके प्रमाण पत्र हम बांटने वाले हैं। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे विद्वान साथी जब उत्तेजित होते हैं तो इस बात का जवाब दें कि इनने घोषणा की थी कि मेधावी छात्रों को हम लैपटॉप 25,000 रुपये देंगे, इनने मना कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनते ही हमने लैपटॉप और 25,000 रुपये छात्रों को बांटे। हमने तो पैसा नहीं होने का रोना नहीं रोया। आज चारों तरफ जो विकास कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य, हम कहीं तो नहीं रो रहे हैं कि पैसे नहीं है। और ऐसा कोई महा बता देना कमलनाथ सरकार में जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का पर मंथ इनने लोन नहीं लिया हो, तो ये पैसा कहाँ जाता था? हम तो अगर लोन ले रहे हैं तो जनता को उसकी रिफंड कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं सब एक सेकंड, ये जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो इनका राजस्थान जहां इनकी सरकार है 36.5% है, मध्य प्रदेश में 0.5% बेरोजगारी दर है। दोनों का अंतर देख लीजिए। ये अगर अत्याचार की बात करते हैं तो राजस्थान बलात्कार से लेकर हर मामले में नंबर 1 है। वहां का मंत्री स्वीकार करता है कि साहब हमारे यहाँ मर्द रहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। तीसरी बात, महंगाई की जब बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में, किसकी सरकार? कांग्रेस। मेरा निवेदन है कि आप यहां भरमाने की कोशिश इसलिए नहीं करें कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ दे। आपको आज लक्ष्मण सिंह जी का बयान देखना चाहिए। सर लक्ष्मण सिंह जी का बयान देखना चाहिए जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि सिर्फ 17 पूर्व मंत्री और 36 विधायक जीतने वाले हैं। ये राकेश शर्मा नहीं कह रहे, कुछ ईमानदार कांग्रेसी हैं। आज हम सर्वे का हाल बता रहे हैं। कमलनाथ जी 24 घंटे सर्वे करते हैं, उनका सर्वे आज पोल खुल गई क्योंकि जिस बैठक में कमलनाथ ने ये सर्वे बताया था उसमें लक्ष्मण सिंह शामिल थे। राकेश जी, आज हम उस मुद्दे पे जाना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं मुद्दे पे नहीं जाना चाहता और मैं दूसरी बात कर रहा हूं सर। दूसरी आप झूठ कितना बोल सकते हो, आश्वासन कितना दे सकते हो, जो काम करेगा वो सफल होगा। हम काम करते हैं इसलिए सफल होते हैं। और दूसरी बात, आपने जो एक शब्द यूज किया मैं उसको खारिज करता हूं कि उत्तेजित। आज इस चर्चा में अभी तक दोनों मेहमानों में से कोई उत्तेजित नहीं हुआ और हमने पॉजिटिव चर्चा बड़ी और बड़ी सौभाग्य की बात है कि चर्चा अभी तक पॉजिटिव गई। मैं जितेंद्र भाई, बोलने का तरीका होता है। जितेंद्र भाई, ये मेरा जितेंद्र भाई, वो जो बात राकेश जी से हमने सवाल किया, संदीप जी ने सवाल उठाया था कि आपको सब पता होता है, आप लोग बड़े बौद्धिक लोग हैं, लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब पता होता है कि क्या होना है। फिर जो बड़े वादे, अगर आपका किसान माफी वाला अगर शुरू में कह दिया जाता कि शुरू में हम 10,000 करेंगे, फिर 20,000 करेंगे, आखिरी तक हम लोग बात करेंगे। संदीप भाई मेरी बात से सहमत होंगे, क्यों संदीप भाई? कि अगर ये कह देते हैं कि आखिरी में हम 2 लाख कर पाएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन ना होता। देखिए, निश्चित तौर पर संदीप जी ने अच्छा सवाल उठाया है। सवाल इस बात का है कि आज हमको अगर पूरा समय मिला होता और हम देर करते तो हमारे ऊपर आरोप बनता था। लेकिन आप ये देखिए, सरकार को स्थापित होने में भी थोड़ा समय चाहिए पड़ता है और हमने तो पहले दिन ही आर्डर किया था कि 2 लाख तक के कर्ज माफ करना है। अब जब बैंकों से शेड्यूल मंगाया और सारी चीजें हुई तो हमने 3 शेड्यूल बनाए। त्रिपाठी जी, सवाल इस बात का है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमको घोषणाएं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज ये बताइए आप कि स्मार्ट सिटी की कितनी घोषणाएं हुई और मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी आपको एक भी दिख रहा हो तो बताइए। निश्चित तौर पर इस तरह की घोषणाओं से बचना चाहिए सरकार में बैठे लोगों को। राकेश जी, मैं बड़ी डिबेट गड़बड़ है। सारे आरोपों को राकेश भाई थोड़ा सा मेरा ये सहयोग करिए कि जब तक हम भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाएंगे, त्रिपाठी जी, बहुत बड़ी चीज है, जब तक मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर नहीं ले आया सकता। आप ये बताइए, एक कलेक्टर को आपने हटाया और उसको 10 दिन पहले अच्छे काम का सम्मान दिया आपने। ये कौन सी आपकी नीति है? ये कौन सी आपका थोड़ा सा अपने प्लान पे आइए। मैं बता रहा हूं जी, सीओ जब था, जब उसके ऊपर मुकदमा लगा, जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला हुआ, तो हमको यह भी सूचिता ध्यान में रखनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर जब जब लाल फीताशाही और ब्यूरोशाही हावी हो जाती है तब तब सरकार का पतन हो जाता है। और आज मध्य प्रदेश में यह स्थिति है। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, उमा भारती ने कहा, रघुनंदन शर्मा ने कहा और आपके सामने इस तरीके से जितेंद्र भाई समय थोड़ा सा कम है प्लीज। जिस प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं उसकी मैं आखिरी टिप्पणी मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है
कि हमें शुचिता का ध्यान केवल आज 21,000 घोषणाएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मैं सर उस मुद्दे 20 साल में और पूरी नहीं हो सकती। मैं आपकी बात कर रहा था, हम जो बात कर रहे थे फिर वही बात। संदीप भाई, आखिरी टिप्पणी के लिए संदीप भाई के पास आऊंगा। संदीप जी, एक समराइज करेंगे आप कि क्या जिस तरह की घोषणाएं दोनों मेहमानों को आपने सुना, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर चला जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर पॉलिटिकल एंगल बन सकता है, बेहतर पॉलिटिकल परफॉर्मेंस हो सकता है। संदीप भाई देखिए अजय जी, बिल्कुल बात साफ है कि दोनों राजनीतिक दलों को चाहे राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, चाहे समस्याओं की, इसका पहले ईमानदारी से एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। उसे अध्ययन करना चाहिए कि हम इतने कर्मचारी रखेंगे तो इतना वेतन का भार हमारे ऊपर आएगा, हम कर्ज में रियायत देंगे तो कितना भार आएगा। जब तक राजनीतिक दल ईमानदारी से ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है अजय जी कि घोषणाओं में कमी आएगी। तब तक लेकिन आज जरूरत मध्य प्रदेश को इस बात की है कि चलिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज दोनों मेहमान यहाँ पर हम जो जैसी बात की थी, बड़ी दोस्तों दोनों को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ चर्चा हुई, अक्सर चर्चाएं हंगामेदार हो जाती। संदीप भाई भी, आपने भी जो बड़े सुझाव दिए, दोनों पार्टियां शायद उसको मानेंगी। स्वाभाविक रूप से हमको मानना पड़ेगा, इस देश की, इस प्रदेश की प्रगति करना तो हम सबको एक होकर के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी होगा। नहीं तो फिर राहत इंदौरी की तरह वही होगा कि एक रात को आसमां का निजाम तो बना के देख, मैं सारे तारे उठा उठा के जमीन पर बांट दूंगा, वो नहीं चल पाएगा। आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा, नई उम्मीदों के साथ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और साल के इस आखिरी एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ फिर नई मुलाकात होगी, नए साल में मिलेंगे और चर्चा करेंगे नए मुद्दों पर, नई उम्मीदों के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।